नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार किरण आरेखों का प्रयोग करके उसका उपयोग करके प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है या प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जो गोलीय दर्पण है उसके साथ किरण आरेख का क्या व्यवहार है। तो बारी बारी से पहले हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में पहले हम लोग बनाते हैं अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में पहले हम लोग बात कर चुके हैं। ये हमारा जो हो गया पोल हो गया, ये हमारा मुख्य फोकस है और ये हमारा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये हमारा जो है अवतल दर्पण है। अब किसी प्रकार से किरण जब इस पर आती है तो उसका क्या व्यवहार होता है उसको बारी बारी से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहली किरण अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो ये जो हमारा कर्व जो दिया हुआ है, ये अवतल दर्पण जो है कर्व बना हुआ है, हर जगह हम परावर्तन के नियम का ही पालन करेंगे और परावर्तन के नियम का पालन करने के कारण ही ये जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण इस प्रकार से जो है चलती है, ये रास्ता गमन करती है। अब हम इसको लेते हैं कि ये जो अवतल दर्पण है ये कर्व है और कर्व का ये छोटा सा पॉइंट है, मान लीजिए इस प्रकार से है, ये छोटा सा पार्ट बनाया हुआ है और ये जब कर्व के ये पूरा अगर कर्व बना हुआ है, इसके छोटे पार्ट को अगर हम लेते हैं तो वो जो है लाइन हो जाता है, एक सीधी रेखा हो जाती है और सीधी रेखा पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये सीधी रेखा यहाँ पे आती है और ये यहाँ भी परावर्तन के नियम का पालन करती है। तो ये हमारा जो है हो गया आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और इसके लिए एक हम नॉर्मल खींचते हैं जिसे हम अभिलंब कहते हैं, एन से उसे सूचित किया जाता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये किरण आरेख जो है ये आपतित किरण है और परावर्तित होने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये परावर्तन के जो बेसिक नियम है वो परावर्तन के कारण ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे ये आपतित हुई और परावर्तित होने के बाद ये मुख्य फोकस पर आकर मिलती है। इसका जो नॉर्मल होगा वो सी से होगा, क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने बात किया था कि कोई भी स्फेयर अगर है, ये पूरा स्फेयर है हमारा, तो इस स्फेयर में ये हमारा वक्रता केंद्र है और केंद्र से किसी बिंदु पर अगर इसको हम टेंजेंट यहाँ पे खींचते हैं तो इस बिंदु पर जो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो सी से दर्पण के जो परावर्तक सतह है उससे किसी बिंदु से कोई रेखा अगर खींचते हैं तो वो उस पर 90 डिग्री का होगा और हम जानते हैं कि दर्पण पर वो लाइन जो हम अभिलंब लेते हैं वो भी कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे देखते हैं ये आपतित किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के साथ का जो एंगल हुआ उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, आई बोलेंगे। और ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण को हम लोग एंगल आर से सूचित करते हैं और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं ये जो परावर्तन का नियम है वही पालन हो रहा है और इसलिए है कि ये आपतित होने के बाद परावर्तित होती है और ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब उसी प्रकार से दूसरा है कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर पड़ती है तो वह जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये हमारा इस प्रकार से है और ये हमारा जो है मुख्य अक्ष है। और अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से होकर दर्पण पे पड़ती है तो ये आपतित किरण है। फिर जो है ये परावर्तन का नियम यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर से आपतित किरणें आती हैं इधर से और ये परावर्तित होती है और परावर्तन के नियम के कारण ही फिर से ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और यहाँ पर हम सी से अभिलंब खींचते हैं
और ये अभिलंब जो है 90 डिग्री एंगल बनाती है, इसलिए अभिलंब है ये। और यहाँ पर इस बार क्या होगा, एंगल आई और यहाँ पर एंगल आर। यहाँ भी जो है परावर्तन का नियम है। तो प्रकाश के कुछ बेसिक जो रूल्स हैं, जो मूल नियम है परावर्तन, जैसे परावर्तन का नियम, तो परावर्तन के नियम के आधार पर ही ये सारी चीज़ें हो रही है। ये कुछ नया नहीं है, बस हम परावर्तन के नियम का पालन करेंगे और हम सारा डायग्राम सीख जाएंगे कि कैसे हो रहा है। और ये ऐसा इसलिए होता है कि ये समानांतर किरणें आ रही है और फोकस से गुजर रही, चूंकि ये कर्व लाइन है। हम इसको करके देखेंगे गतिविधि में कि किस प्रकार से जो है समानांतर किरणें आती हैं और ये जो है मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो दो प्रकार की किरणों को हम लोगों ने देख लिया। पहला जो समानांतर है फोकस से होकर गुजरती है, दूसरा है जो फोकस से होकर जा रही है वो समानांतर हो जाती है, और तीसरी प्रकार की जो किरण है वो है हमारे पास एक अवतल दर्पण है। और अगर ये हमारा जो है फोकस है, ये हमारा पोल है, ये हमारा सी है, अगर सी से होकर अगर कोई प्रकाश की किरणें सी से होकर दर्पण पर पड़ती है तब क्या होगा। परावर्तन के नियम में हम लोगों ने देखा था कि अगर दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण 90 डिग्री से जाती है और वो फिर वापस आती है, अगर अभिलंब से होकर जा रही है तो उसी लाइन के लॉन्ग जो वापस आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है, हम थोड़ा सा इधर इसको रिवाइंड करते हैं। ये हमारा जो है समतल दर्पण है और ये हमारा अभिलंब है। अब आपतित किरण जिस एंगल से भी आएगी वो एंगल आपतन कोण क्या है, अभिलंब के साथ का जो कोण है वो आपतन कोण है। तो इस कोण को हम लोग आई बोलते हैं, और उसी एंगल के साथ ये जो है परावर्तित होती है। ये एंगल ऑफ हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। अब अगर धीरे धीरे अगर हम आपतित किरण को यहाँ पे अभिलंब के लॉन्ग ले जाते हैं तब एंगल क्या होगा, तब जो हमारा एंगल होगा वो शून्य होगा। आपतन कोण हमारा शून्य होगा। तो आपतन कोण अगर शून्य है तो परावर्तन कोण भी हमारा शून्य होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सी से जो होने वाली लाइन है वो दर्पण पर पड़ती है तो क्या है वो 90 पर है। तो 90 का मतलब क्या हुआ कि वो अभिलंब जो लाइन है उसी के लॉन्ग, उसी के अनुदिश जाती है और उसी के अनुदिश फिर क्या होती है, वापस आ जाती है। तो तीन प्रकार की जो किरण के बारे में हम लोग ने अध्ययन किया। और जो चौथे प्रकार की जो किरण है उसमें हम लोग देखते हैं हमारे पास एक अवतल दर्पण है और इसमें हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा जो है मुख्य फोकस हो गया और ये हमारा जो है सी हो गया। अगर कोई प्रकाश की किरण इस पोल के बिंदु के लॉन्ग जो है आती है तो फिर से जो है ये परावर्तन के नियम का पालन करते हुए इस बार हमारा ये जो रेखा है जो सी से होकर पी के पास जा रही है, तो सी से होने वाली फिर से रेखा जो है ये अभिलंब है, क्योंकि इसका जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो ये जो रेखा हमारा है सी से पी तक, ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब के साथ का जो एंगल है वो आई है, और फिर जो है यहाँ से जो परावर्तित होती है ये हमारा जो कोण है वो एंगल आर है, और ये दोनों जो है बराबर होंगे। तो अगर पोल के लॉन्ग कोई रेखा आती है तो पोल से ही परावर्तन कोण बनाते हुए वापस जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा समानांतर है तो फोकस से होकर गुजरेगी, अगर फोकस से होकर जा रही समानांतर हो जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो पॉइंट है वहाँ से जा रही तो वापस आ जाएगी, और जो चौथा है वो है कि अगर पोल का जो पॉइंट है अगर उस अनुदिश में जा रही है तो उसी अनुदिश से वो वापस आ जाएंगी। अब हम लोग किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की अगली कड़ी में चलते हैं। अब हम लोग सच में जो किस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बनाते हैं अवतल दर्पण। ये हमारे पास अवतल दर्पण है और इसका जो अपर्चर है वो m और n है, और एक ये जो है मुख्य अक्ष है और इसे हम P लेते हैं जो है ध्रुव के लिए। फिर यहाँ पे मुख्य फोकस है और इस समान दूरी पर हमारा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये
सर्कल पूरा करने पर ये सी जो है बीच में आएगा, लेकिन सुविधा के लिए मैंने यहाँ इसको बीच में यहाँ पे बना दिया है ताकि हम लोग समझ सकें कि किस तरह से जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट जो कि बहुत दूर है, इस ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग देते हैं ए और बी। ये कैंडल हो सकता है, प्रकाश का कोई भी स्रोत हो सकता है। अब इस प्रकाश स्रोत से मान लीजिए कि प्रकाश की किरणें जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं। ये बहुत दूर है, बहुत दूर के लिए हम लोग डॉट लाइन का प्रयोग करते हैं। ये समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये दर्पण पर पड़ने के बाद क्या होगी। अभी तुरंत हम लोग बात किए हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर अगर आती है तो किससे होकर गुजरेंगी? मुख्य फोकस से। किस नियम के आधार पे? प्रकाश के परावर्तन के नियम के आधार पे। तो परावर्तन के बाद ये जो है मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये वाली जो किरण है ये भी मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। यहां से जो आने वाली किरण है ये भी मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। यहां से जो आने वाली किरण है ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ये जो बिंदु है, ये बिंदु है, यही हमारा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को किस तरह से परिभाषित करते हैं हम लोग कि कोई भी दर्पण है, दर्पण पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, आपतित होती हैं, आपतन के बाद परावर्तित होती है। तो परावर्तित किरणें जहां पे मिलती हैं, अगर मिल गई तो हमारा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर मिलती हुई प्रतिबिंब प्रतीत होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो मुख्य अक्ष है इसके समानांतर प्रकाश की किरणें आती हैं और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल रही है वो हमारा हो गया जो है मुख्य फोकस हो गया, और इसी बिंदु पर जो है प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो वस्तु कहां पर था? वस्तु की स्थिति क्या थी? वस्तु जो है बहुत दूर है, दर्पण से बहुत दूर अगर है तो उसे हम बोलते हैं कि अनंत पर है। वस्तु कहां पर थी? अनंत पर, बहुत दूर। उसके बाद जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब जो बन रही है वो कहां पे बन रही है? फोकस पे, फोकस पे बन रहा है। दूसरी बात क्या है कि प्रतिबिंब जितना बड़ा हमें दिखाई दे रहा है उतना बड़ा जितना बड़ा वस्तु हमें दिखाई दे रहा है उतना बड़ा प्रतिबिंब नहीं है। यानी कि प्रतिबिंब जो है वो कैसा है? छोटा है, अत्यधिक छोटा कह सकते हैं, बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि वस्तु बहुत बड़ा है उसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि ये जो बिंदु है ये काफी छोटा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? फोकस पर और छोटा, बहुत छोटा बन रहा है। तीसरी बात क्या है कि ये जो प्रतिबिंब है ये दर्पण के सामने बन रहा है। तो दर्पण के सामने का मतलब है कि हम इसे क्या बोलेंगे कि ये जो है वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब की खासियत एक बात और क्या है कि इसे हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब यहां बन रहा है फोकस पे, फोकस पर, छोटा, वास्तविक प्रतिबिंब, और कहते हैं उल्टा। जो हमारा वस्तु है उससे उल्टा, छोटा, वास्तविक और फोकस पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। इसी एक्सपेरिमेंट का उपयोग करके हम लोग जो है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस को भी निकाल सकते हैं। अगर कोई कैंडल रखा हुआ है बहुत दूर और हमारे पास एक अवतल दर्पण है और उसके सामने ले जाते हैं तो उस कैंडल का जो लौ है उसका जो प्रतिबिंब है अगर बहुत तीक्ष्ण किसी बिंदु पर बन रहा है तो वही बिंदु हमारा जो है मुख्य फोकस है, और वो जो तीक्ष्ण बिंदु है वही उस पूरे कैंडल के लौ का जो है प्रतिबिंब का निर्माण कर रहा है। तो आइए हम लोग इसे एक गतिविधि के माध्यम से करते हैं। अभी हम लोग अवतल दर्पण के साथ प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का फोकस निकालते हैं। आप पीछे देख रहे होंगे, आपको जो है कैंडल का फ्लेम जो है दिख रहा है। ये सामने मेरा जो एक स्क्रीन है और मेरे हाथ में यह जो एक जो है ये
कॉनकेव मिरर है, जिसे देखिए सब कुछ उल्टा दिख रहा है। इस कॉनकेव मिरर को यहाँ पर इसमें डालने के बाद हम जो है सबसे पहले इसका फोकस दूरी निकालते हैं। तो इसका फोकस निकालने के लिए धीरे धीरे हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि इस पर जो है स्क्रीन पर हमारा जो है दिख जाए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्मॉल जो डॉट आपको दिख रहा है, इसको पास करने से गायब हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, और दूर करने पर ये जो इसका इमेज बना दे रहा है। तो जहाँ पे हम पास करते हैं सबसे जो शार्प जो इमेज डॉट जो हमें दिख रहा है, तो इतना ही पास ये जो हमारा मिरर है और जो स्क्रीन है इसका जो है फोकस दूरी है। और ये इसका जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये जो हमारा दर्पण है और जो स्क्रीन है ये हमारा फोकस दूरी हो गया, और ये इस मिरर का जो है फोकल पॉइंट हो गया। अब थोड़ा सा अगर हम इसका इमेज का फॉर्मेशन करें तो आप देखिएगा हल्का सा दूर करने के बाद ये जो है एक इमेज का फॉर्मेशन किया जा रहा है। यहाँ पर शार्प इमेज आप देख पा रहे होंगे। ये जो मेरा कैंडल है, कैंडल का एक शार्प इमेज उल्टा और उससे छोटा, उल्टा और उससे छोटा इमेज का निर्माण हो रहा है। इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट, इस कैंडल को हम लोग मान लेते हैं कि अनंत पर है, तो अनंत पर रहने के बाद जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ये इसका जो है फोकल पॉइंट है। अब फोकल पॉइंट के बाद अगर फोकल पॉइंट से थोड़ा सा दूर, यानी कि ये पहले मेरा फोकल पॉइंट था, अब इससे दर्पण को थोड़ा दूर करते हैं तो ये फोकस और सी के बीच चला गया, और सी के बीच जाने से आप देख रहे हैं कि इसका जो इमेज का फॉर्मेशन है ये उल्टा है और छोटा इमेज का फॉर्मेशन किया जा रहा है। और थोड़ा सा दूर जाने के बाद हम देख रहे हैं, थोड़ा सा और दूर जाने के बाद पहले की अपेक्षा जो इमेज का फॉर्मेशन है वो दूर होता जा रहा है। ये जो हम देख रहे हैं इमेज, ये हमारा दूर होता जा रहा है। अब हम देखते हैं कि यदि वस्तु अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसके बीच हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कितना बड़ा या छोटा बनेगा। तो हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये हमारा जो है मुख्य अक्ष है, ये P है, ये ध्रुव है, और ये फोकस है, और ये हमारा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और इधर हम अनंत मान लेते हैं। अनंत से जो C के बीच में कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट हो, ये यहाँ पे वस्तु है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम लोग लेंगे AB। AB से इसका नाम देते हैं AB। अब हम देखते हैं कि ये जो AB है इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से बनता है। तो हम जो पहले बात कर चुके हैं, जो सिंगल रे को देख करके हम लोग देखे थे कि एक किरण जो है अवतल दर्पण के साथ क्या व्यवहार करता है। अगर उसी किरण के बारे में, उसी के प्रॉपर्टीज के बारे में अगर अध्ययन करें तो हम आसानी से समझेंगे कि कहाँ पे जो है प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इससे क्या संभावना होती है। पहला प्रकाश जो है एक किरण जो है समानांतर जो है चलती है मुख्य अक्ष के, और समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरण चलती है तो किससे कोई गुजरेंगी, ये मुख्य फोकस से। और यहाँ हम देख रहे हैं मुख्य फोकस से जो गुजर रही है। यहाँ भी फिर हम बात करेंगे कि ये C से जो पॉइंट है, यहाँ पे M ले लेते हैं, ये N द्वारक हो गया, यहाँ पे C ले लेते हैं पॉइंट। अब ये जो C है, C ऑलरेडी ले चुके हैं, D लेते हैं C और D जो हमारा है वो अभिलंब है। ये हमारा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो हम देख रहे हैं कि परावर्तन का नियम का पालन करते हुए ये मुख्य अक्ष के समानांतर है, और परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब एक रे हमारा ये हो गया। अब हम एक प्रकाश की किरण जो लेते हैं वो C से लेते हैं, और C से जब हम प्रकाश की किरण को जो लेंगे तो C से चूंकि दर्पण पर पड़ने के बाद वो फिर वापस जो है C से ही लौट जाती है, चूंकि ये अभिलंब के अनुदिश है। तो अभिलंब के अनुदिश में परावर्तन में क्या होता है कि वो जिस एंगल से 0 एंगल से गया और 0 एंगल से जो है वापस चला आया।
और फिर यहाँ पर जो है प्रतिबिंब का निर्माण करता है। और ये जो प्रतिबिंब का निर्माण है ये उल्टा है, यहाँ पे लिखेंगे हम बी डैश, ये ए डैश। और ऐसा क्यों हुआ, उल्टा क्यों बन गया? हम देख रहे हैं कि इसके ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके टॉप से ऊपर से प्रकाश की किरणें आई और परावर्तन के बाद जहाँ मिल रही है तो ऊपर के भाग का प्रतिबिंब का निर्माण ये जो है कर रही है। अब हम ये भी देखते हैं कि एक प्रकाश की किरण ये भी हो सकती है, ये जो मुख्य अक्ष का जो हमारा पॉइंट है ये दर्पण पे पड़ती है और दर्पण पर पड़ने के बाद फिर वापस आ जाती है, क्योंकि ये सी से होकर गुजर रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक प्रकाश की किरण गई और वापस आई, और एक अगर इस किरण को हम लोग ले रहे हैं ऊपर वाला, तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो है नीचे का भाग का जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि टॉप से टॉप का जो है यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और हम लोग सिर्फ सुविधा के लिए एक लाइन को खींचते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे मिल रहा है। जबकि अगर कोई प्रकाश का स्रोत है दूर अगर है तो उससे बहुत सारी किरणें खींची जा सकती है, और इसका बहुत टुकड़ा करके हम देखेंगे किस तरह से इमेज का जो है फॉर्मेशन होगा, और ये हमारे पास जो है उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे वस्तु की स्थिति क्या थी? वस्तु की स्थिति है कि ये अनंत और सी के बीच है। अनंत और सी के बीच अगर है कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो कहाँ पे होगा? प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो होता है एफ और सी के बीच। एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच का मतलब हुआ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। और क्या प्रतिबिंब का प्रकृति क्या है? उल्टा है। हम लोग जो ए बी देख रहे थे सीधा, उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। और चूंकि दर्पण के सामने है, यहाँ जो किरण जो है वो काटती है, सचमुच में काट रही है, तो ये जो प्रतिबिंब हमारा होगा ये वास्तविक होगा। उसके बाद जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज हम लोग नहीं देख रहे हैं, ये छोटा है, तो ये जो हो गया छोटा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनंत और सी के बीच है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा उल्टा होगा, वास्तविक होगा, छोटा होगा और एफ और सी के बीच होगा। तो आइए इसे एक गतिविधि के माध्यम से हम लोग देखते हैं। अब इस गतिविधि के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। और इस बार जो हमारे पास जो कैंडल है वो अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा गया है, और स्क्रीन जो है हमारा है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा गया है। तो हम इमेज का फॉर्मेशन जो है यहाँ पर करते हैं, और इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि ये देखिए, ये यहाँ पर स्क्रीन पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये कहाँ पे होगा? ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो है इस प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। अब हम देखते हैं कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक बनाते हैं अवतल दर्पण को, और ये हमारा जो है हो गया मुख्य अक्ष, ये हमारा जो है मुख्य फोकस, और ये हमारा जो है वक्रता केंद्र हो गया। और यहीं पे एक ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है ए बी है, और एक प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तन के नियम का पालन करते हुए मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इसे और थोड़ा बड़ा खींचते हैं, और दूसरी जो प्रकाश की जो किरण है वो फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के बाद यहाँ पे ये मिल जाती है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा होगा यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, और प्रतिबिंब का निर्माण उल्टा हो रहा है, तो इसे लिखेंगे हम बी डैश और ए डैश।
ये हमारा दो तरह का रे खींचे हैं ऊपर टॉप से इसका, एक यहाँ पर ये Mn हो गया इसका द्वारक, और यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं D। हम देखते हैं कि पहली जो प्रकाश की किरण है ये मुख्य अक्ष के समानांतर इधर से आती है और फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी जो प्रकाश की किरण है फोकस से होकर आती है, इसलिए ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है और दोनों जिस बिंदु पर मिल रहा है वही हमारा प्रतिबिंब का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे वस्तु की स्थिति क्या है? वस्तु की जो स्थिति है वो है वक्रता केंद्र पर, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति है वो भी कहाँ पे है? वक्रता केंद्र पर। कैसा प्रतिबिंब है? प्रतिबिंब जो है उल्टा है, इसे लिखेंगे प्रतिबिंब जो है उल्टा है। दिख रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। उसके बाद क्या है? दर्पण के सामने है। परावर्तन के बाद रेज जो है मीट करती है, तो इसे हम बोलेंगे वास्तविक। और क्या है? समान साइज का है। सी पर अगर हम रखते हैं तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो समान साइज का होता है। इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं है, बस ध्यान ये देना है कि दर्पण के साथ जो किरण आरेख है उसका क्या व्यवहार है, परावर्तन के बाद वो किन किन बिंदुओं से होकर निकलती है। अगर उस पर हम सिर्फ ध्यान दें तो पता चलेगा कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होगा और कैसा होगा। तो इसे समझने के लिए हम लोग एक गतिविधि करते हैं। गतिविधि में हम लोग देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है। इस गतिविधि के माध्यम से हम देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास है, अब देखिए जस्ट उसके नीचे जो है मेरा जो स्क्रीन दिया हुआ है, और हम देखते हैं कि इस कैंडल लाइट का इमेज जो है कितना बड़ा और कैसा बनता है। तो मेरे पास एक ये कॉनकेव मिरर है, ये देख सकते हैं इसको, और इस कॉनकेव मिरर को हम जो है इसके पास ले जाते हैं और आप देखिएगा कि इमेज का जो फॉर्मेशन है वो जस्ट उसके नीचे बन रहा है, और थोड़ा सा दूर होने की वजह से ऐसे आप देख पा रहे होंगे कि जितना बड़ा जो है ऑब्जेक्ट का है, जितना बड़ा फ्लेम दिख रहा है उतना ही बड़ा इमेज उसके जस्ट नीचे फॉर्मेशन हो रहा है। और उल्टा इमेज है, वास्तविक इमेज है, चूंकि इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर रहे हैं, और साइज में भी सेम साइज का है। अगर इसे हम हटा दें, इधर तिरछा इसे कर दें स्क्रीन को तिरछा करने के बाद यहाँ पर मेरे पास देखिए इसके जस्ट साइड में ले जाते हैं। अब आप देखिए थोड़ा सा ये बड़ा इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बताता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका इमेज जो है उल्टा, वास्तविक और उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है कोई वस्तु अगर सी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। अगली कक्षाओं में हम लोग जो है विभिन्न स्थितियों के बारे में देखेंगे कि अगर हम लोग किसी वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं तब क्या होगा, एफ पे रखते हैं तब किस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण होगा, दूर और फोकस के बीच में अगर किसी वस्तु को रखते हैं तब किस तरह का प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तब तक के लिए जो भी चीज़ें पढ़ाई गई है उसका आप जो है रिवीजन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।